डेफिनेशन के अंदर जो आपने लिखा है वो आप डिफाइन कर देंगे जो कि आपकी लॉजिक है। ये बेसिक उसका सिंटैक्स है कि ये को भी मल्टीप्लाई करेगा और रिटर्न कर देगा आपकी वैल्यू और आपके पास ठीक है जी। और एरो एरो फंक्शन से पहले जो इस तरह आगे ये जो ऊपर चीज देखी हुई है मतलब आपको फंक्शन बनाएगी तो वो इस तरह बनाई जाती है। ठीक है जी। जब एरो फंक्शन आया तो फिर उसको इस फॉर्मेट कोई पैरामीटर नहीं है ऊपर कोई पैरामीटर नहीं। अगर वो पैरामीटर्स होते तो आप इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते थे। ठीक है जी। और आगे फिर से कोई सिंटैक्स सिंपल आपके पास एक फंक्शन का कीवर्ड खत्म हुआ है। एक नेम है प्लस गलती है एरो इक्वल टू और ग्रेटर देन एरो बना दें। फिर फंक्शन बॉडी डिफाइन है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट फंक्शन बात अगर मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है तो डायरेक्टली एक स्टेटमेंट मतलब खाली आप अपनी एक लाइन को जैसे ऊपर यहाँ पे define होगा। तो इस पे एक मल्टीपल स्टेटमेंट इन सिंगल एक तो वो उसके लिए ज़रूरी है क्या पैरेंथेसिस लगाएँ ये कर्ली ब्रैकेट लगाएँ फंक्शन बॉडी हो। एक स्टेटमेंट आपकी विदाउट एनी ब्लॉक भी रन हो जाती है, उसी की कंसीडर होती है, ठीक है? और इसको कोई इससे क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो ये चीज़ बन जाएगी आपकी। उसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं और इसी तरह आप उसके पैरामीटर्स बात करें तो ये आपके पास पैरामीटर आ गए और वो वैल्यू आप सेट कर जो भी वैल्यू आएगी आपको कंसिडर करना और मतलब कोई भी वैल्यू अब आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं आपको मैंने क्या कहा था कि उसका नेम होगा नेम आपने कोई लिखा है और आगे कोई भी पैरामीटर पास किए हैं तो आर्गुमेंट जब पास हो तो जो वैल्यू है यहाँ पर आप उसको कंकैटिनेट कर सकते हैं तो हेलो यूनिवर्स एक बन जाएगा और ये वैल्यू उसके बाद आप जाके मतलब जो है ये इस जगह पे या दोबारा आपको इस जगह पे पुट कर रहे हैं तो आप कहते हैं इस एलिमेंट जहाँ पर आईडी डेमो है उस जगह का एनालिसिस जो भी वैल्यू वहां पर आएगी वो इसको उससे रिप्लेस कर दीजिए जहाँ पे जो भी पड़ा था एम्प्टी था वैसे ही कर दीजिए तो जब आपने फंक्शन कॉल किया तो हेलो यूनिवर्स वहाँ पे प्रिंट हो गई ये बात समझ आ गई तो ये बेसिक इसका काम है बाकी ऐसे और आप विदाउट इसको भी कॉल कर सकते हैं अगर एक ही पैरामीटर यानी एक ही अगर पैरामीटर आप पैरेंथेसिस भी ना लगाएं तो भी वो चीज चल जाती है जैसे आपने पैरेंथेसिस को लगाई ना ये वाली इसको विदाउट पैरेंथेसिस आप यहाँ पे एक पैरामीटर है सिंगल पैरामीटर मल्टीपल हो तो फिर आप उसको लगाएंगे ठीक है जी समझ आ गया और दिस ऑपरेटर हमने भी पढ़ा था दिस की होता है तो अब यहाँ पर आके व्हाट अबाउट दिस इसमें किस तरह आप उसको लेके चलेंगे दिस so the handling of this is also different in arrow function compared to regular function. इसमें normal function this करते हैं उसी चीज के लेकिन this का क्या मतलब है इसी पर अभी जहाँ पर मौजूद होगा उसी ऑब्जेक्ट में तो उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा अगर आप ग्लोबली को यूज करते हो विंडो का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो वो इस तरह करके चीजें हमने लास्ट में देखी तो दोबारा से एक दफा रिवाइज कर लीजिए अगर ना याद हो तो अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि उसका रेगुलर फंक्शन से थोड़ा सा उसका तरीके का थोड़ा डिफरेंट होगा इन शॉर्ट एरो फंक्शन देयर इज नो बिल्डिंग ऑफ दिस तो एरो फंक्शन के अंदर दिस का कोई कॉन्सेप्ट करेंगे इस रनिंग इन रेगुलर फंक्शन दिस की रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड फंक्शन और रेगुलर नॉर्मल फंक्शन दिस उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जहां से फंक्शन कॉल होता है तो वो उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है ठीक है जी which could be the window or the window the document a button or whatever ये एक बटन पे क्लिक किया तो वो दिस बटन पे क्लिक को क्या देगा कि यहाँ से कॉल हुआ है किसी विंडो से कहीं कॉल हुआ पूरे डॉक्यूमेंट में तो वहां से जाएगा किसी डॉक्यूमेंट में कॉल हुआ वहां से जाएगा तो मुख्तलिफ जिस जगह से फंक्शन को कॉल किया दिस उसको रेफर कर रहा हूँ वहां पे और इसमें ऐसे तो दिस एरो फंक्शन दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंड द एरो यानी अब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिफाइन कर रहा है ना एरो फंक्शन आगे यानी ये नेम है उसका ये बेसिकली इसको रेफर करना होगा जैसे यहाँ पर ठीक है जी तो ये उसने क्योंकि इसका एक्सेस कोई नहीं होता नहीं है both examples call a method twice first let us take a look at two example to understand the difference अब नीचे कोई दो एग्जांपल बोलेगा एक उसने ये रेगुलर फंक्शन दिया है जो नॉर्मल फंक्शन आता है बनाते थे ठीक है जी फंक्शन दिया है उसका नेम था उसके बाद आप ये दूसरी एग्जांपल नीचे है ये नॉर्मल फंक्शन आपने कॉल किया अभी आपने क्या किया ऐड की एक इवेंट लिसनर है कि जब लोड हो
तब ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये इवेंट लिसनर, और दूसरा इवेंट लिसनर आपने क्या बनाया है, जब क्लिक हो तब ये फंक्शन कॉल होगा। तो अब यहाँ पर वो क्या है कि ये लोड में ऊपर, तो ये विंडो का ऑब्जेक्ट मान लिया, तो विंडो लोड होती है आपकी। और जब यहाँ पे आपने बनाया तो इधर वो बटन का ऑब्जेक्ट बन गया, बेस जो है, मतलब आप उसको रेफर करते हैं। ठीक है, जब इधर जाएंगे एरो फंक्शन आपने बनाया, तो तब विंडो ऑब्जेक्ट कॉल्स द फंक्शन। अब ये विंडो का जो ऑब्जेक्ट है फंक्शन कॉल कर रहा है, और ये इसी तरह यानी कि दोनों फंक्शन का देखा सेम है, ये फंक्शन और इस फंक्शन में काम सेम हो रहा है। इवेंट लिसनर्स आपके जो है वो लोड पे ये कॉल कर रहा है, बटन पे कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये वाली एक लाइन पढ़िएगा, ये वाली लाइन और इस लाइन को पढ़ें पहले इसके अंदर, विद अ रेगुलर फंक्शन टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स द फंक्शन, उसको रिप्रेजेंट करता है जो फंक्शन को कॉल करवा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एरो फंक्शन रिप्रेजेंट द ओनर ऑफ द फंक्शन, ये उसका ऑनर कौन है, उसका ऑनर बेसिकली कौन है यहाँ पर, हेलो जो है वो इटसेल्फ कोई ऑनर है, ये काम कर रहा है ना फंक्शन। तो दिस इसको रेफर करता है यहाँ पे एरो फंक्शन। लेकिन नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो विंडो से कॉल हो रहा है, तो विंडो यानी उसके लिए विंडो का ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पर वो बटन से कॉल हो रहा है, तो इस जगह पर वो उसको बटन को दिस को रेफर करेगा। जब दिस की बात होगी तो वो पता चलेगा बटन की बात होगी। तो ये बेसिक इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है जी। यहाँ पर आप ये बेसिक एरो फंक्शन, यानी आप जो एरो फंक्शन आए थे वो लिटिल वर्जन यूज पाया आपने, आप आते हैं और उसको ले जा रहे होते हैं। और उसके बाद दोबारा से जो है फंक्शनल अप्रोच भी एक आई है, उसको मतलब वो नॉर्मल फंक्शन जैसा यूज करते हैं वो, यानी एरो फंक्शन से पहले ये फंक्शन अप्रोच, एरो फंक्शन आया, आप नॉर्मल जैसा फंक्शन लिखते हैं वो भी चीज उसके अंदर रहती है। अब ये आगे नया में एडवांस फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट में जाएंगे फ्रेमवर्क में, तो वहां पर आपको इसका डिफरेंस भी नजर आएगा। एरो फंक्शंस कहाँ यूज करने हैं, तो नॉर्मल तो यहाँ पर बहुत कम एरो फंक्शन यूज करेंगे और अपना नॉर्मल काम करते हैं। एडवांस फॉर्म में जाएंगे कि रिएक्ट में वहां एरो फंक्शन का कंपेयर करते हैं। तो बेसिक ये मेन होता है, सिंपल सा आप उसको ले सकें और इजी वे में आप उसको लेके चल सकें। ठीक है जी, तो ये एरो फंक्शन इसका अंदर काम है। आगे चले जाएं तो आप ये क्लासेस में ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर क्लासेस से रिलेटेड बात ये है कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपने ऊप कभी नाम सुना हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसके बेसिक पिलर होता है बेसिकली क्लास जो है। ठीक है जी। तो क्लासेस में बेसिकली आप एक मतलब ब्लॉक सा क्रिएट कर देते हैं, उसका नाम भी दे देते हैं आप टेबल की क्लास बना लें, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके आप आगे फर्दर काम उसके फंक्शन उसके मेंबर वेरिएबल्स को कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो क्लास का बना होता है, उसको रेफर करा होता है कि ये क्लास, ये फंक्शन इस क्लास का है, तो मुझे उसको कॉल करने के डायरेक्टली में कॉल नहीं कर सकता, मुझे उसका एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के जरिए मैं उसके मेंबर वेरिएबल को मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। तो ये बेसिक आगे स्टेप देखने के क्या होता है जी, कि क्लास के आपके पास ये इस तरह करके क्रिएट की जाती है। ठीक है जी, क्लास का कीवर्ड होता है, आगे क्लास का कोई भी नेम होगा, नॉर्मली क्लास का नेम का पहला लेटर अपर केस स्मॉल में लिख देंगे, एरर मेरा ख्याल है नहीं आता, लेकिन जो सिंटैक्स वाइज स्टैंडर्ड वे है उसमें क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है नेम इंडिया में और डिजाइन का वो अपर केस में होता है। ठीक है, आगे उसकी वही बॉडी होती है, फिर उसके अंदर कोड होता है, जो भी आप कर रहे हैं वो कोड भी आपको समझ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है, कोई आइडिया किसी को, कभी वर्ड सुना है पहले कंस्ट्रक्टर? सब बिल्डर वैसे इसका मतलब तो यही होता है कि बिल्ड कर। नहीं वो मतलब बहुत आप लॉजिकली बात है। यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ है कि जब आपका क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। कुछ चीजें होती हैं जो टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट हमें नहीं होती, क्लास की इनिशियलाइज होती है। और जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो क्लास का, हो सकता है मुझे लाइब्रेरी लोड करनी, हो सकता है मुझे कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने हैं, या कुछ भी लॉजिक हो सकती है वेरिएबल। तो जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उस क्लास के अंदर कुछ चीजें ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाए या क्रिएट हो जाए या कुछ भी इस तरह की। आप ये बेसिक सादा लफ्ज़ों में नहीं, मैं ये समझती हूँ उसी टाइम पे वो चीज़ें बन जाएँ।
जैसे ऑब्जेक्ट उसका बने, उसके अलावा वो नहीं बनेगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट, अब मुझे कोई जान के बनाना नहीं पड़ेगा, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली सारी वो चीजें बन गई। ये बेसिक मेन इसका साबित की बात है। जैसे यहाँ पर अब आप आए, आपने इसका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर आपका पैरामीटराइज्ड है, तो ऑब्जेक्ट भी पैरामीटराइज्ड हो जाएगा। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट को एम्प्टी बना दें, इसमें कोई आर्गुमेंट पास ना करें। तो ऑब्जेक्ट के साथ ये आर्गुमेंट पास करना पड़ती है। जैसे ऑब्जेक्ट के साथ ये आर्गुमेंट पास होंगे, इस क्लास के अंदर ये नेम अलग है, ये ईयर अलग है, और ये वाला नेम अलग है, ये अलग है। ईयर और नेम इसको ये मिल रहे हैं, जो वाली नाम हो वो यहाँ रखे जाएंगे। ये वाले आपके क्लास के वेरिएबल, ठीक है, ये दोनों नेम सेम लिखे हैं लेकिन डिफरेंट है। ये चीज नहीं होगी कि ये और ये दोनों सेम है, ये ऐसी बात नहीं। ये आपके पैरामीटर से नहीं होगा, और लेफ्ट साइड पे जो है वो वेरिएबल्स हैं उस क्लास के अंदर जो यूज हो रहे हैं। जैसे हम देखा दिस डॉट नेम, दिस डॉट, यानी इसी क्लास के वेरिएबल, इसी क्लास का नेम, इसी क्लास का जो वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन करके जो वैल्यू को भेज रहा है, ये वाली नेम और ये चीज जो, तो अब ये दोनों वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो उसने बता दिया कि नाम ये है, आगे फर्दर जो लॉजिक होगा उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर उसने बताया था हमारे पास क्रिएट क्लास है कार का, यहाँ पे देखिए कि कार ज्यादा पास क्रिएट क्लास को देख हुआ कार का सी ऊपर गया, ठीक है जी। उसके बाद क्लास है तो प्रॉपर्टी है, तो क्लास की दो इनिशियल प्रॉपर्टी है, नेम एंड ईयर, ठीक है जी। अब जावास्क्रिप्ट ये इटसेल्फ कोई ऑब्जेक्ट का टाइप आप भी आपको ऑब्जेक्ट मिल रही है, लेकिन ये बेसिकली आप उसको फर्दर इस्तेमाल करेंगे, आपको बार बार वो चीज करना पड़े, आप तो उसको यूज करें वो आपके मुताबिक मोड़ लो, ठीक है। जब मैंने किसी को भेजी तो मैं हर बार नया पैटर्न ना लिखे, मैंने कोई ईमेल भेजी कि भैया आपका क्लास कैंसिल हो गई, उसी में टेम्पलेट में जाकर उस क्लास का नेम चेंज करो और जो भी और कुछ हटाया है वो चेंज करो और सबमिट करना, तो समान समझ में जो टेम्पलेट भरा हुआ है उसके अंदर हर समय जाकर पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। बस मैंने एक क्लास नेम निकाल वो मैं अपने मतलब क्लास कॉल करूँ, तो वो इस तरह का गेम है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उस क्लास में, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, बाकी आप ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं एक क्लास के, अभी नहीं एक ही ऑब्जेक्ट। तो आपने इसको बताया कि कार वन इक्वल्स टू न्यू कार, कार क्या थी, ये वाली क्लास थी जो आपने पढ़ा, ठीक है जी। और इसका मैं दिया था कि आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट भी आपका पैरामीटराइज्ड है, तो आपने इसको एक बार का नहीं किया और उसका मॉडल दिखाया, इसी तरह दूसरी बार में बनाई, तो उसका नेम लिखा और फिर उसका मॉडल यहाँ पे डिफाइन किया। तो जैसे ही आप ये कॉल करेंगे जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, स्टोर करवा देगा में, फॉर एग्जांपल ऑडी है तो वहाँ पे 2020 का वर्ड है और उसने उसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब आप इसको चला के देखें यहाँ पर, वो आप देखें, आप जैसे ही कॉल की चला दिया आपके ऑब्जेक्ट से आपका नेम मिलता है, माय कार वन लिखा था, तो माय कार वन डॉट नेम ये था आपका डायरेक्टली कोई भी चीज उसकी कॉल नहीं करते, मेथड वेरिएबल या मेथड करते जो भी होते हैं विद द ऑब्जेक्ट नेम आप कॉल करेंगे। तो अब मुझे उस कार का जो मैंने नाम रखा है, मैं उसका देखने देता हूँ क्या नाम है, तो मैंने बताया कि किस ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, मैंने पहले कहा तो आपने पहले लगा ली मैं कार बनेगी कार बनेगी, तो वो डॉट ये नेम क्या है, ये वेरिएबल है ऊपर डिफाइन, क्योंकि अब आपके पास वेरिएबल आ गया, आप कह रहे हैं कि बाय कार का मुझे क्या है, तो उसको पता है कि कार का एक ऑब्जेक्ट है, कार का जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो मैं उसी के अंदर वेरिएबल और चीज कॉल होगी, तो डेफिनेट बात है कार का नेम का पहले ऑब्जेक्ट का नाम आप रखते हो नाम,
तो यहाँ पे वही नेम आ रहा है। जब आपने दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से उसका नेम पता है तो आप उसमें बॉडी आपने सेट किया होता, तो उसने फिर वो वाला नेम डिस्प्ले करा, ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, आगे बात। तो ये बेसिक का एक तरीका है। कंस्ट्रक्टर क्या है जी? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, ठीक है? और इसका बिल्कुल जो नेम है कंस्ट्रक्टर करके आपको लिखना होता है। कोई स्पेसिफिक नया प्रोग्राम है जिसमें ये कंस्ट्रक्टर ही इसका नेम होता है। आप यहाँ पे देखें तो कंस्ट्रक्टर ही लिखा होता है। यानी ये किसी का कीवर्ड भी आता है। इसी से ये बनेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और यूज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जो भी आपको चीजें वहां पर चाहिए, आप सारा इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं उसके बाद। अगर आप डिफाइन और लास्ट के नीचे आप डिफाइन करेंगे, ये मैंडेटरी नहीं होता है, क्लास में ये चीज होगी। ये अगर मुझे जरूरत है कोई चीज इनिशियलाइज करने की तब मैं बनाऊंगा, अगर नहीं बनाऊंगा तो इसको ही मैं धीरे धीरे छोड़ देगा, लेकिन कॉल जरूर करेगा बैकएंड से। ठीक है जी। इफ यू डू नॉट डिफाइन ऑटोमेटिकली खुद से एक मेंबर कंस्ट्रक्टर ऐड कर कि कोई चीज यहाँ पे रिकॉर्डेड में नहीं है तो उसने वो बना दी। ठीक है जी। तो अब आपको क्लास का बेसिक आइडिया क्लास ठीक है। आप अपने रियल टाइम सिनेरियो में देखें तो हर चीज की क्लास होती है। एक क्लास है, एक अलग क्लास है। ठीक है जी। अगर आप टेबल की क्लास होगी, चेयर्स की अपनी क्लास होगी, तो हर चीज की एक स्पेसिफिक क्लास है। यानी वो जेनेरिक जो फर्नीचर है बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो वो एक डोमेन बन गई। उसकी सब क्लास बन सकती है, चेयर टेबल इस तरह करके। ठीक है। एनिमल, इंसान भी एक एनिमल है। ठीक है। मेन क्लास एनिमल की क्लास है, उसके आज ह्यूमन बीइंग है या दूसरा एनिमल है, वो उस लिहाज से फिर वो डिवाइड हो जाती है। पेरेंट क्लास होती है, चाइल्ड क्लास भी उसमें होगा आगे जाके। ठीक है जी। तो अभी बेसिक क्या है कि जब आप क्लास कब बनाते हैं कि जब मुझे एक जगह पर इकट्ठा करके, यानी आप ले मैन एग्जांपल में समझ लें कि पूरी की पूरी चीजों को बाइंड करता हूं कहीं पे, मुझे पता है इसमें किसी पर्पस के लिए है। तो वो एक रिलेशन बन जाता है। कार कहते हैं कि मुझे पता है कार से रिलेटेड बातें सारी अब इसी के पास, उसका अपने फंक्शन ढूंढने के, उसके अपने वेरिएबल्स बनने के, और उसी से रिलेटेड वैरायटी उसके अलावा कोई और चीज के अंदर नहीं आ सकती। ले मैन एग्जांपल खाली बात कि वहां पे आप अब जैसा अभी तक आपने फॉलो कर देते हैं, अब उसके अंदर क्या है कि मैथड भी होता है। ठीक है जी। मेथड्स का क्या मतलब है? फंक्शन, जो फंक्शन होते हैं उसका नाम मेथड होते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि फंक्शंस का एक और नाम मेथड भी होता है। जितनी मर्जी आप चाहें एक क्लास के अंदर आप उसके फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं आपको मायने, जो चीजें मेरे काम से रिलेटेड है। ठीक है। जब आपने क्लास बनाई, कंस्ट्रक्टर बनाया, मैथड यूटिलाइजेशन मेथड से आपको ऑर्गेनाइजेशन, ये वही चीजें आ रही हैं कोड आप लिख ऑर्डर कोड। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे देखते हैं कि पेज के नाम से function बनाया है। ठीक है जी। उसने क्या बनाया? एज के नाम से function। ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर ये नेम दिया है। अब यहाँ पर आके उसने ये क्या चीज की, करंट डेट पे करती है। क्या किया उसने? एज के फंक्शन में क्या करता है? करंट डेट, आज की, आज तक रात जो आपके जावास्क्रिप्ट में हमेशा आपके सिस्टम की डेट पे करेगा, जो आपके सिस्टम पर डेट होगी। हो सकता है अगर आज की डेट 15 है, 16 तारीख है, तो आपके सिस्टम पे 10 तारीख को नाम रखी है, 10 ही लिख दो। यानी हम कंसीडर करंट डेट चालू के सिस्टम पे आप करंट की होती है।
तो अब ये बेसिकली करंट डेट पिक करना है, इसका मेन पर्पस ये है जो करंट डेट आपका ये वो पिक करना है। अब उसके बाद डेट में से उसने ईयर पिक और उसने उस जो आपने ऊपर से ईयर ये वाला इससे उसने उसको माइनस करवा कर रिटर्न करवा दी, तो जो भी ईयर होगा, जैसे किसी फॉर एग्जांपल 1990 है, फॉर एग्जांपल ईयर ऑफ बर्थ जो है 1990 है फॉर एग्जांपल, तो अभी 2024 चल रहा है, 2024 माइनस 1990 जो भी उसका डिफरेंस निकलता होगा वो उसकी एज रिटर्न करवा देगी, ये एज इसकी आई थिंक 34 इयर्स बन जाएगा, 34 बन जाएगा, 1990 से 2024 34 बन जाएगा, तो 34 इयर्स ओवरऑल आ जाएगा, रिटायर में 34 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। अगर 2000 आपने बात की तो 2024 का 24 साल का डिफरेंस बन जाएगा। तो ये इसका लिए आपके पास ऑप्शन आता है। अब इसको कॉल कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको इसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है जी, क्लास का आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू के साथ आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप उसके लिए फंक्शन कॉल किया। तो माय कार ऑब्जेक्ट का नेम उसके साथ डॉट क्या था? फंक्शन नेम, कोई पैरामीटर तो आपने एम्प्टी कॉल किया, तो माय कार अब 2014 आ है, तो अभी 24 है, तो 10 साल का ऑलमोस्ट तो माय कार इज 10 पीपल आपके कार, तो ये 10 साल का डिफरेंस बन गया है कि आपके पास एक गाड़ी 10 साल या वो गाड़ी का जो भी मॉडल आप चला रहे हैं, ट्रेडमिल से वो 10 साल पुराना है। समझ आ गई बात? तो ये बेसिक उसका एक फंक्शन होता है जो आप कॉल करते हैं। अब इसी तरह ये पैरामीटराइज्ड बन गई है। अब यहाँ से आप वो अपना ये एक अलग से पास करें। अब आपने ये करंट ईयर पे किया है, ये फंक्शन से बाय लिखा हुआ है, और उसमें क्लास से बाय चीज लिखी हुई है, क्लास के अंदर नहीं है, क्लास हैंड हो गई है, ये उससे बाय चीज आ गई है। करंट ईयर करंट डेट पे की, उस डेट में से करंट ईयर पे किया और उसको ईयर के वेरिएबल में रख दिया। अब जब यहाँ पर आप आए तो आपने जब ये कॉल की तो आपने उसके अंदर पैरामीटराइज फंक्शन का फिर आर्गुमेंट पास करना पड़ा आपको। जब यहाँ से आर्गुमेंट पास किया वो इसके अंदर गया, तो एक्स जो भी वैल्यू आपने लिखी थी माइनस जो आपने ईयर सेट कराया हुआ था, तो आपने यहाँ से 2014 सेट कराया हुआ था, तो आपने बता दिया कि 2024 माइनस 2014 तो जो भी डेट मैंने जो भी ईयर करने के ऊपर करने के प्रिंट कर देगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ आ गई? तो पता क्या चला? दोबारा से अगर इसको अगर आप देखें तो क्लास आपके पास एक टेम्पलेट होता है जिसके जरिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। आप उससे रेलेवेंट चीजें तमाम एक जगह पे सेपरेट कर लेते हैं ताकि बेढंगा वे में ना चीजें पड़ी हो। आप उसकी एक क्लास बना लेते हैं, उस क्लास के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, वो आपको पता होता है कि एक सेपरेट जगह पर आपने रख दी है। अब मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के जरिए उसके मेंबर वेरिएबल्स को और मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, डायरेक्टली फिर वो फंक्शन कॉल नहीं हो सकता, वो वेरिएबल कॉल नहीं हो सकता, आपको उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट के जरिए आप उसको कॉल करवा सकते हैं। तो बेसिक ये इसका सारा का सारा एक सिनेरियो है। ठीक है, तो ये बेसिक बात की चीज है, इसमें तो बहुत डिटेल में नहीं होगा, इसके अंदर जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी आता है
और बाकी तमाम चीज़ें की जाएगी। ठीक है? यानी जब आप उसका करते हैं, तो वो अ, इनहेरिटेंस का मतलब एक बेस क्लास है, फिर एक उसकी चाइल्ड क्लास है। यानी कार है, कार से रिजल्ट आ गया अपना और कोई बात नहीं। या टेबल है, तो टेबल से रिजल्ट आ गया कोई और, तो वो इस तरह की जाती है। तो वो उसको एक्सटेंड करना पड़ता है, यानी एक क्लास बना के फिर कहना कि ये बेस है, ये चाइल्ड क्लास है, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट वाली चाइल्ड ऑटोमेटिकली एक्सेस कर देगी। आप अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के भी और उसके एक्सेस करने में अगर आप राइट रखें, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह आपके फादर की कोई चीज़ होती है, तो वो घर वाले तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, मतलब उसमें अलाउड होता है कि वो आप यूज़ कर लें। भाई फादर की गाड़ी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये नहीं होता कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन कोई हर बंदा बैक बंदा आपकी उस गाड़ी को लेके नहीं जा सकता है और ले जाए। लेकिन आपके फादर की गाड़ी है, तो आप उनसे बाइंड है, तो आपके पास वो प्रॉपर्टीज अवेलेबल है जो अलाउ करती हैं आपको कि आप वो चीज़ इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इस तरह वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो प्रोग्रामिंग जैसे जो कि आपको रियल टाइम सिनेरियो में चल रही है, बट हम बात उसमें नहीं हुई कोई। ऐसा नहीं होगा कि ना रियल कोई बात हो रही हो, प्रॉपर रियलिस्टिक बात होगी, कोई भी जो भी होगा उससे रेलेवेंट वो बात होगी। तो अभी तो इसमें डिटेल में नहीं गया, जाकर क्लासेस आगे देखेंगे तो फिर डिटेल जाएंगे। यहाँ पर क्लासेस नो में ये जैसे कि पूरा ये डिटेल टॉपिक है, सेपरेट अगर आपको करना है, तो ये डिटेल में चलेगा। तो यहाँ पे आप एनालिसिस फॉर एग्जांपल जाएंगे तो भी देखें, तो ये वही चीजें जो भी आप देख रहे हैं, ये तो सारी वही चीजें जो भी आपने देखी में और इनहेरिटेंस कि आपके पास एक कार की क्लास है, फिर आगे आपने मॉडल बताया कि उस कार का मॉडल हुआ। तो अब आप इसको एक्सटेंड करें क्लास कार के साथ, तो कार होगी तो फिर आप मॉडल बना सकते हैं, आप बना ही सकते हैं। तो पेरेंट क्लास कार थी, मॉडल उस क्लास का है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रांड है, ये मॉडल है, यहाँ पे खाली ब्रांड है। इसको सब क्लास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सब क्लास टेक्निकली वो अपनी बिल्डिंग डिजाइन के लिए अदरवाइज चाइल्ड क्लास होती है, पेरेंट क्लास, बेस क्लास और चाइल्ड क्लास, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं मल्टीपल हो सकती है। तो आपके पास यहाँ पर ये चाइल्ड क्लास है, ये उसकी बेस क्लास या पेरेंट क्लास ऊपर जो आपने लिखा है इसको आपने एक्सटेंड कराया है अपनी बेस क्लास के साथ। ये यानी इसके पास इस मॉडल के पास इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। अब आप नीचे गए, आपने मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब आपने मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपने ये दो चीजें यहाँ पे, तो अब आपके पास ये इसको कॉल गई, इसने दो चीजें सेट की। ऊपर से क्या होता है कि ये बिल्कुल आपके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। सुपर फंक्शन क्या करता है कि आपके पेरेंट का फंक्शन ब्रांड सेट, तो उसमें ब्रांड लेना, तो सुपर से आपके पास पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने जाके आपका ब्रांड सेट किया, यहाँ पे आपने मॉडल सेट करवा दिया और इधर जाके आपने कर दिया दिस डॉट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट किया था, ये प्रेजेंट है क्योंकि इसके पास क्या है, राइट्स अवेलेबल है ऊपर वाली पेरेंट की चीज को इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से दिस डॉट करके कॉल कर लिया, क्योंकि जब आपने ये कॉल कर दिया तो चीजें इनिशियलाइज हो चुकी थी। तो अब आपने जैसे दिस डॉट प्रेजेंट का, जब आपका शो का मेथड कॉल होगा, आप शो का मेथड कॉल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट से, शो का मेथड कॉल हुआ, मेथड में जैसे ही ये कॉल मिल गई, ये कॉल मिली, यहाँ से पेरेंट का पता चला गया, पेरेंट से उसने रिटर्न करवाया आई हैव दिस कार नेम, तो वो कार नेम उसको मिला यहाँ पे, और इट इज आगे जो भी आपने सेट किया था। इस तरह करके आप इसको आगे पेरेंट और चाइल्ड की चीजों को यूज कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका पेरेंट था कार, इसको आपने एक्सटेंड करवा लिया, फिर आपने इसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया,
इस कंस्ट्रक्टर कॉल होते साथ ही सुपर के जरिए आपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके वो चीजें इनिशियलाइज करवा ली। फिर आपने जब अपने शो मेथड को कॉल किया तो शो के अंदर पेरेंट का मेथड कॉल होता था। तो वो साथ ही फिर उसने ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, बाकी तो जो आपकी लॉजिक होती है आप उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। सादी सी बात लिखी है, सादा आपने लिखा है, कोई लॉजिकल बात नहीं होगी। सिंपल टेक्स्ट को आगे पीछे बता रहा है उसके साथ वो खाली बताने के लिए कि ये चीजें मैं यूज कर रहा हूँ लेके जा रहा हूँ। तो ये बेसिकली था सुपर मेथड रेफर द पेरेंट क्लास। तो वो उसके पेरेंट को रेफर करता है, तो कॉलिंग द सुपर मेथड कंस्ट्रक्टर मेथड वी कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर मेथड एक्सेस टू द पेरेंट प्रॉपर्टी का मेथड भी जाता है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तो वो क्लास एक्सेसिबल उस तरह नहीं होगा। तो फिर आपने उसका इस वजह से वो कॉल करके तो लेटर लेटर मेथड हो जाएगी, जो डिफरेंट वाले लेटर मेथड होंगे, कोई चीज गेट करनी है तो लेटर मेथड कहा जाता है यहाँ पे, उसके जरिए ये बात होती है। तो गेट और सेट मेथड है। तो वो आप कॉल कर सकते हैं। तो ये आगे बहुत डिटेल है, तो आप देखते जाएंगे वो चीजें आपको और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास चाहिए कि वो क्या होता है। अब जैसे कार नेम है, तो ये आपको कार नेम रिटर्न कर रहे हैं, सेट करवा रहे हैं तो ये सेट करवा रहे हैं। ठीक है जी, दिस डॉट कार नेम ये रिटर्न कर रहे हैं, कार नेम यहाँ पे सेट हो गया। दिस डॉट कार नेम इक्वल टू टेक्स्ट, तो नया जो भी कार नेम दे रहे हैं उसको एडजस्ट करना है। तो ये इस तरह से आपके पास चीजें एडजस्ट होंगी। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे सिंपल चीज है, इसमें भी आपने माय कार डॉट ये कॉल किया तो ये गेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज पास नहीं है। कोई चीज अगर पास करते तो फिर सेटिंग पे चला जाता। नेम सेम है ना, अगर आप देखें सी नेम है, सी नेम लिखा हुआ है इसमें, तो कोई चीज चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज है। नेम की बात हो रही है, नेम तो सेम है ना, तो उसको कैसे पता चलेगा मैं कौन सा कॉल करें? जब नेम सेम है तो कंफ्यूज हो जाऊंगा ना मैं। तो जब मैं उसको कोई पैरामीटर पास करूंगा या कॉल आर्गुमेंट भेजूंगा तो फिर वो मुझे बताएगा कि भाई ये फंक्शन कॉल कर दो, मैं सेटिंग करवा रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू। अगर मैं उसको डायरेक्टली कॉल कर दूंगा उसको बता दूं कि भाई कोई चीज गेट कर पोजीशन के अंदर। ठीक है जी, वैसे यहाँ पे करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आके ये सेट करवा रहे हैं माय कार डॉट कार नेम, तो अब ये माय कार डॉट कार नेम ये आप वैल्यू को सेट कर रहे हैं। तो माय कार नेम आपका क्या है, वेरिएबल नेम है, तो आप वहां से उसको सेट किस तरह भी करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करके वैल्यू एडजस्ट करवा सकते हैं। इस तरह हमारे पास चीजें देखते जाएंगे तो वो कोई इसका डिफिकल्ट चीज नहीं है, वो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जब क्लास बनेगी तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप क्लास ये चीज नहीं लिख सकते, पहले क्लास कोड लिखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये फिजिबिलिटी नहीं है कि आप क्लास बनाई नहीं है, ये चीज आपने लिखी नहीं है पहले और उससे पहले ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कि ये कौन सा आकार है, क्या चीज है, ये चीज पूरा सीक्वेंस में। तो जब सीक्वेंशियली कोड रन होता हुआ आ रहा होगा तो पहले ये कॉल हो गया, क्लास तो बनी नहीं है अभी, यानी क्लास क्रिएट ही नहीं हुई, ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है? तो ये वो चीज। ठीक है, समझ आ गई बात? इस तरह करके चीज चलते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिक क्लास। ठीक है जी, स्टैटिक क्लास मेथड्स आर डिफाइंड और class itself. You cannot call a static method or to call an object only on an object class. यानी कि वो उसके ऑब्जेक्ट से कॉल भी नहीं होते, वो डायरेक्टली क्लास के नेम से कॉल किए जाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट से आप स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं करते। ठीक है जी, जैसे अब यहाँ पर आप आए, ये स्टैटिक मेथड है आपका, इसको आप डायरेक्ट मतलब माई कार डॉट हेलो नहीं कर सकते,
आपको स्टैटिक मेथड कॉल करना है तो कार डॉट हेलो करें, ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल, उसको कार के क्लास के नेम से नहीं कॉल करना है। तो ये अब आपने जाके बेशक इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो यहाँ जाके आपने ये नहीं कहा कि भाई माय कार डॉट हेलो, आपने कार डॉट हेलो करा। ठीक है, वो यही बता रहा है आपको कि यू कैन कॉल हेलो फॉर द कार क्लास बट नॉट एन कार ऑब्जेक्ट। कार ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं कर रही, आप कार क्लास के साथ कॉल कर रहे। ठीक है जी। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू यूज द माय कार ऑब्जेक्ट इनसाइड द स्टैटिक यू कैन सेंड इट एज पैरामीटर। अगर पूरा ये ऑब्जेक्ट ही आपने यूज करना स्टैटिक के अंदर, तो फिर क्या होगा, आप उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एज पैरामीटर भेज सकते हैं। क्योंकि जब आपने उसको कार के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं किया तो फिर आप उसके नेम वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकते ना, पैरामीटर वैल्यूज तो नहीं एक्सेस कर सकते। तो अब आपको स्टैटिक में पॉसिबल तो है, कोई चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी। तो फिर जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया होता है, आप वो ये नाम उसके अंदर पास करते हैं। ये मान लो इसके पास आ गया हेलो डॉट, अब हेलो एक्स डॉट नेम आ गया। तो एक्स में क्या था उसका ऑब्जेक्ट, तो आप बताइए एक्स एक पूरे क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका रेफरेंस लेकर आ रहा है, एक्स डॉट नेम इक्वल टू नेम आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ये चीजें मैं आपको इजीली कॉल कर सकूँ। अभी क्यों स्टैटिक बनाए जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि ये ना कि बाय से कॉल होना शुरू हो जाए हर चीज। तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि स्पेसिफिकली वो फाइंड रहे कुछ चीजें मेरे साथ, हर जगह से उसको कॉल ना करवाया जा सके। तो फिर उसको स्पेसिफिक फाइंड कर देते हैं कि आप आगे फर्दर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्ट साथ में कॉल नहीं करेंगे, आप जब भी कॉल करना है स्पेसिफिक उस क्लास के नेम से कॉल करेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। आप अगर उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस करना तो फिर विद इन अ क्लास रहते हुए आप उसको एक्सेस करवाएंगे। ठीक है जी, जैसे अब यहाँ पे आप देख लेंगे वाई वी इसकी ऑर्डर डिक्लेयर आती है। ये मेन इसका कॉन्सेप्ट उसे लिखने की बात है। यू कैन एम्प्लॉय डिफरेंट क्लासेस विदाउट हैविंग टू क्रिएट एन, क्या आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, आपको उसको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करने पड़ते, हर दफा जाएगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें फिर उसका आप डायरेक्टली क्लास का नेम आपको पता है, आप डायरेक्टली उसके क्लास के नेम से उस मेथड को कॉल करके अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक होता है चीज होती है कि आप उसको करते हैं एफिशिएंट वे में करते हैं। फिर पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का अपना टाइम होगा, टाइम कंजम्पशन भी होती है। मैं आगे बोला आप डेवलपर को नहीं आते, बैक एंड पे देखो तो टाइम हो रहा होता है। तो वो तमाम चीज़ें स्टार्टअप क्लासेस आर ऑप्शनल यूटिलिटी क्लासेस फाउंड इन सिस्टम रैपर सिलेक्शन क्लासेस यूज बिकॉज़ दे आर मोर एफिशिएंट। ठीक है जी, दे कैन बी प्रोवाइडेड डिफरेंट क्लासेस विदाउट हैविंग टू क्रिएट एन, यानी उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाए बिना आप उसको कॉल कर सकते हैं और उसको जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपका उससे रेलेवेंट बात क्लासेस से। अब इसमें कोई भी आप अगर क्लास कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसको देख लें 5 मिनट के बाद, फिर अगर कोई क्वेश्चन अदरवाइज फिर
सही है जी। आगे चले। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ मॉड्यूल। अब मॉड्यूल ये बेसिकली आप सेपरेट स्क्रिप्ट्स बना के अपने रख लें, लाइब्रेरी और वो अपने पास इंपोर्ट कर लें बाद में। ये बेसिकली मॉड्यूल का ये मैं बात करते हैं। कोई भी आपने एक लॉजिकल कोई भी पार्ट बना के किसी काम के लिए अपनी सेपरेटली रख लिया, उसको बाद में इंपोर्ट करवा। अब allow you to break up your code into separate files। अपने कोड को सेपरेटली स्टोर कर रहे हैं बेसिकली ये इजियर टू मेंटेन कोड बेस। कोड को मेंटेन करना थोड़ा आसान हो जाता है। इंपोर्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, एक फाइल सेपरेट इंपोर्ट किया जाता है एक्सटर्नल फाइल का। सेम फाइल कोड की मतलब सेपरेट एक फाइल आपने बनाई होती है, उसको आप ऐड कर रहे हो। लाइक आपने कंसीडर कर लिया, आपने एक सिस्टम बताया जिसमें आप डील कर रहे हैं, एक में आप स्टूडेंट को डील कर रहे हैं, एक में आप एम्प्लॉय को डील कर रहे हैं, तो आप सारी जगह जो है कि आप रिपोर्ट करें, आप उसके फाइल सेपरेट करें। और फिर अगर किसी के पास दो चीजें इकट्ठी सारी, आप उसको इंपोर्ट करें। ये सादा है। मे बी यहाँ पर जब आप जाने के लिए खाली इधर ही स्टूडेंट्स से एम्प्लॉय, तो स्टूडेंट्स को सेपरेट कर दिया है फाइल, एम्प्लॉय को सेपरेट डील कर दिया और सेपरेटली डील किया। और जहाँ पे जो चीज़ होता है उसको इंपोर्ट करना। जैसे अब यहाँ पर आपको पता है कि जब भी आप लिखते हैं तो स्टार्ट होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड जब भी लिखते हैं तो स्टार्ट होता है। अगर फाइल सेपरेट अगर फाइल होती है तो वो उसके अंदर जाती है। पीएचपी या एप्लीकेशन की फाइल है, तो जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपको स्क्रिप्ट के टैग में लिखना पड़ता है। अब उसके बाद यहाँ पर आप आए तो आप लिखा मैसेज ऑफ दिस, तो इसका मतलब है मैसेज कोई और चीज़ है। किसके अंदर? इस फाइल के अंदर। यानी आपने इस फाइल के अंदर इंपोर्ट नहीं करवाई, आपने उस फाइल के अंदर जाकर कोई एक चीज़ लोड करवाई है। ये बेसिकली इसका क्या है कि आप इंपोर्ट करवा रहे हैं मैसेज को फ्रॉम दिस। सर ये तो मैसेज, जो मैसेज डॉट जेएस लिखा हुआ है ये तो फाइल का ही पूरा नाम है। उसके इसमें अंदर से कोई चीज़ होगी सेपरेट, तो वो इंपोर्ट होगी। ये बेसिक कहने का मतलब है। इसको आप यहाँ पे जो है फाइल बताइए, यहाँ पे उसने बताइए कि message क्या है। तो हो सकता है कि कोई एक खाली मेथड होगा, उसके अंदर जो उसने लिखा हुआ कोई आपने कर लिया उसको मैसेज आप खाली कॉल कर दिया और उसने बता दिया कि ये जो पर्सन है इतने साल का बूढ़ा है या साल की है। तो मतलब इस तरह करके कि आगे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखो ये मैसेज, हाँ ये मैसेज फंक्शन कॉल होता है मैसेज डॉट जेएस, मैसेज आ जाएगा। ये बेसिक चीज वो बेसिक, तो ये आपने इंपोर्ट कराई, कोई भी एक सेपरेट फाइल बनाई थी इंपोर्ट करा के क्या फाइल लिख दिया इंपोर्ट दिस फाइल, पाथ आगे आगे तो पूरी पूरी चीज आ जाएगी। अब स्पेसिफिकली कोई चीज समझ जाएंगे तो लिखेंगे ये चीज उसमें से आप लोड कर दो, आप उसका बताएंगे तो मल्टीपल चीजें तो कॉमा सेपरेटेड आप लिखेंगे कि इसमें से ये भी है कॉमा अगली चीज भी है उसी फाइल में से फ्रॉम आगे फाइल का पाथ आ जाएगा वहां से। तो ये तो फाइल ऐड करनी है। कोड का मतलब है कि मॉड्यूल विच फंक्शन और वेरिएबल कैन बी स्टोर्ड इन एनी एक्सटर्नल फाइल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, नेम्ड एक्सपोर्ट्स और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। दो तरह के एक्सपोर्ट्स हैं। अब नेम एक्सपोर्ट क्या होती है? लेट अस क्रिएट न्यू फाइल person.js, आपने नेम्ड फाइल बनाई है person.js के नाम से एंड फिल इट विद द थिंग्स वी वांट टू एक्सपोर्ट। और फिर जो भी चीज आपको चाहिए कोड आपको चाहिए आपने वो वहां पे लिख दिया। यू कैन क्रिएट नेम विद इनलाइन ऑल एट वन, यानी एक जगह लिख ले या अलग अलग लिखते जाए, अलग अलग इंडिविजुअल एक्सपोर्ट कॉस्ट नेम एक्सपोर्ट कॉस्ट ये सेपरेटली इंडिविजुअली लिखे हैं। इनलाइन का मतलब ये कि आप कोई वेरिएबल्स बना लें
और फिर एक्सपोर्ट में लास्ट में जाके आप उसको कॉमा सेपरेटेड करना है। ठीक है जी। और फिर डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जिस तरह आप यहाँ पर आए हैं और इधर जाके आपने अपना ये मेथड सा बना लिया है और जाके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और आगे ये आपने लिख दिया कि मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। यानी ये बाद में बाहर कहीं से अगर कॉल की जाए तो इसकी कॉल करवाई जा सके। ठीक है जी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? वही चीज़ यहाँ पर है जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस होता है। एक्सपोर्ट्स आती हैं, आप इम्पोर्ट करते हैं। ऐसी चीज़ होती है ना, बाहर से जो चीज़ आती है वो एक्सपोर्ट होती है आपकी। बाहर से आती है वो हाँ, सॉरी इम्पोर्ट होती है और जो हम बेचते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो वही कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पर आप लेके चलते हैं। ठीक हो गया? समझ आ गई? तो अब यहाँ पर आप गए, आपने वो चीज़ आके अब इसमें इम्पोर्ट करें। जैसे यहाँ पर आएँगे तो इम्पोर्ट नेम, कॉमा, एज, मल्टीपल चीज़ें थी। आपने उसको नेम को भी कर दिया और एज को भी। और ये कहाँ से? पर्सन डॉट जेएस वाली फाइल। अब आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट में जाके मैसेज को कर दिया। डिफ़ॉल्ट वाला ये था मैसेज। अगर स्पेसिफिकली आप एक्सपोर्ट में जाएंगे तो फिर डिफ़ॉल्ट नहीं है, जो चीज़ आपने बताई है उनको वो लेके चल रहे हैं यहाँ से। इधर जाके उसने डिफ़ॉल्ट को कॉल कर दिया। यहाँ जाए, अब यहाँ पे आप आके उसको खुद से बता रहे हैं कि भाई पूरा टेक्स्ट आप बना रहे हैं। माय नेम इज़, आगे आपने नेम लिया। आई एम, आगे एज ले रहे हैं। तो वो पूरी लाइन बन के माय नेम इज़ एक्सवाईज़ेड जो भी है, आई एम 40 जो भी एज आपकी थी। तो ये आपने जो ये नेम और एज पर्सन में डिफाइन करके वो डायरेक्ट आके यहाँ पे प्रिंट करवाना। और दूसरी जगह पर जो मैसेज है उसके अंदर पूरा का पूरा फंक्शन बताया था। ठीक है जी। और उस फंक्शन को कॉल कर दिया था। तो वो पूरा मैसेज वहां से रिटर्न कर रहा है। तो ये वो बना हुआ है। नेम आपने डिफाइन किया, एज डिफाइन किया किसके अंदर? फंक्शन के अंदर ही डिफाइन हो गया। और फिर आप जाके रिटर्न करवाने नेम एज आ गई ये चीज। समझ आ गई बात? ये बेसिक इसके अंदर आप काम कर रहे हैं। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। यानी कि आप सेपरेट उसको कर लेते हैं और अपने पास उसको जब यूज करना चाहें उस स्पेसिफिक पार्ट को आप अपने पास इम्पोर्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जो एक और चीज है जेसन, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। जेसन मैंने उसको बताया था पहले थोड़ा सा भी जमाने में। जेसन क्या चीज होती है आपके पास? जेसन जो है वो एक स्ट्रिंग वाली चीज है। सिंपल टेक्स्ट होता है लेकिन ऑब्जेक्ट की सूरत में लिखा जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट से पहले आप कोट्स नहीं लगाते, यानी करली वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं लिखते। आप डायरेक्टली जाते हैं करली ब्रेसेस लगाते हैं और उसके अंदर जाके आप लिख देते हैं की वैल्यू पेयर्स। इसमें लेकिन शुरू में मतलब कोट्स लगा दिए जाते हैं, फ्रंट तक कोट्स आते हैं, फिर करली ब्रेसेस उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स बनते जाते हैं। तो वो पूरा एक स्ट्रिंग बन जाती है। इसको जब आप भेजते हैं या डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है किसी एपीआई में। डेटा ट्रैवलिंग बेसिकली आप करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कोई डेटा गेट करना है, डेटा भेजना है, क्योंकि लाइट वेट होता है। आपको कोई फाइल भेजी जाए एज कम्पेयर टू और चीजों की आप डेटा लाया जाए तो ये थोड़ा लाइट वेट होता है और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। हर लैंग्वेज में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फुल फॉर्म जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के नाम से। ठीक है जी। तो ये आपके पास अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि जैसे फॉर्मेट और स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। कहीं पर डेटा ट्रैवलिंग के लिए बेसिकली ज्यादा इस्तेमाल होता है। एपीआई होती है अक्सर आपको डेटा जेसन में रिटर्न करती है। जेसन से आप लेकर उसके पास नॉर्मल एक स्ट्रिंग होती है, टेक्स्ट होता है, जैसा टेक्स्ट की सूरत में डेटा आता है। वो कोई पूरा ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको कन्वर्ट किया जाता है।
वापस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में हर लैंग्वेज के अंदर अपना फंक्शन है। तो उससे आप उसको जेसन डिकोड करके तो ओरिजिनल हालत में ऑब्जेक्ट की सूरत में आ जाएगा। फिर जिस तरह आप कोई भी वैल्यू गेट करते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट था तो उस तरह से नेम लेना है तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम करते हैं, तो वो नेम आपको रिटर्न मिलता है, जो भी चीज आपको चाहिए वो मिल जाती है। ऑफन यूज वेन सेट डेटा इज सेंट फ्रॉम अ सर्वर टू अदर पेज। जब डेटा सेंड किया जाता है तब आप इसको ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। व्हाट इज जेसन? JavaScript object notation, lightweight data interchangeable format, language independent, self-describing and easy to understand। अपने आप को खुद से उसने डिस्क्राइब कर दिया कि एक ऑब्जेक्ट नोटेशन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की तरह की नोटेशन है। ठीक है जी। फिर लाइट वेट है, डेटा ट्रेवल करवाने के लिए इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है कि जावा में यूज होगी तो जावास्क्रिप्ट में यूज हो सकती है, पीएचपी में यूज हो सकती है, या पाइथन में इस्तेमाल नहीं होगा। लैंग्वेज की कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसके ऊपर। आप विदाउट एनी डिपेंडेंसी इसको यूज कर सकते हैं और इसको मूव करवा सकते हैं जिधर भी आपने इसको मूव करवा, मतलब किसी एपीआई से डेटा रिसीव कर रहे हैं तो आपने कहा कि भाई मुझे इस यूजर की पूरी एक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पूरा एक ऑब्जेक्ट सा बना के आपको दे देगा और सिंपल सा टेक्स्ट होगा और की वैल्यू पेयर होगा, नेम ये है, फादर नेम ये है, एज ये है, नाइनटी नंबर ये एड्रेस ये है, इमेज ये है, एक्सवाईजी। आप पूरी लिस्ट ऑफ यूजर्स का डिटेल चाहिए, मुझे सारे यूजर्स दे दीजिए, तो वो आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देगा, उसके हर इंडेक्स के ऊपर फर्दर एक ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट बना के देगा। मैंने कहा है उसके हर इंडेक्स पे फर्दर एक, क्या मतलब इसका? क्योंकि जब मैं हर एम्प्लॉय की या हर स्टूडेंट की एक इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं तो मेरे पास की फुल डिटेल होनी चाहिए हर स्टूडेंट की, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका एज, उसके फादर नेम, उसकी क्लास। तो वो आप इंडेक्सेस वाइज देख रहे हैं, 10 इंडेक्सेस बनेंगे उस ऑब्जेक्ट के। जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 5। जीरो इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट फर्दर पड़ा होगा, वन इंडेक्स पे एक और ऑब्जेक्ट पड़ा होगा जिसमें अलग स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, उससे अलग एक और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी। मतलब कहने का हुआ कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इस फॉर्मेट में आपके पास यानी ये एक ऑब्जेक्ट जैसा बनता है, इसके पीछे कोड्स नहीं लगाए लग देंगे, आप कंसीडर करेंगे कोड्स लगाएंगे। फर्दर एक ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ नेम कॉलन, मतलब कुछ भी वैल्यू दी बात है। ठीक है जी। अगली चीज आएगी कॉमा सेपरेटेड। ये पूरी की पूरी चीज आ गई। अब यूं कोड्स बने होंगे ये। तो ये सिंपल सा आपके पास ये मैंने लिखा ही है ना ये कोड के, तो ये आपके पास एक लाइन में ही होगा। मतलब पूरे का पूरा एक ही लाइन में, लाइन ब्रेक नहीं होगी, तो ये बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये आप जब आप इसको वापस देंगे तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, एरे की सूरत में भी हो सकता है, की सूरत में भी हो सकता है। एरे से मुराद ये है कि यहाँ पर शुरू में कर्ली ब्रेसेस नहीं होगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, तो ये जेसन एरे बन। अब एरे के हर इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट की सूरत में हो सकता है कि कर्ली ब्रेसेस लगी हो, जब आप ब्रैकेट के वो जेसन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जेसन एरे और जेसन ऑब्जेक्ट दोनों सेम चीज है।
ठीक है, बस उसका फ़र्क क्या होता है, एक प्रॉपर अरे बन जाती है और दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो हमें देखना होगा कौन सी लैंग्वेज में अरे चलती है ज़्यादा और किस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ज़्यादा सूटेबल है। फिर उस सूरत में हम उस चीज़ को बना के फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं चीज़। समझ आ गई? मसला ये बेसिक इसका